बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको वेक्टर कैलकुलस की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है जी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का, और ये चैप्टर नंबर 4 है वेक्टर एनालिसिस, रिटन बाय ज़ैडर भट्टी साहब की किताब है। उसमें से हम यहाँ पर जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको ग्रेडियंट फाई दिया होगा और आपने स्केलर वैल्यूड फंक्शन फाई जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रेडियंट फाई इज़ गिवन, फाइंड स्केलर वैल्यूड फंक्शन फाई, ये आपका टारगेट है मालूम करना। तो इससे रिलेटेड जो आपको बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, और बुक जो है मैंने बताया कि वेक्टर एनालिसिस की 5th एडिशन है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें आपकी एग्जांपल नंबर 22 है पेज नंबर 87 पर। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 25 से 31 तक है एक्सरसाइज 4.1 में से, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है जी कि अगर ग्रेडियंट फाई जो है वो 3x² y4 z7i प्लस 4x³ y³ z7j प्लस 7x³ y4 z6k के बराबर है, और फाई ये इनिशियल कंडीशन आपको दी है, फाई ऑफ -1 0 1 का जो आंसर है वो 2 के बराबर है। तो आपने बताना है फाई क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद कर लें कि ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन क्या थी, ग्रेडियंट फाई हम कैसे कैलकुलेट करते थे। आप जानते हैं कि एज ग्रेडियंट फाई जो है वो आपके पास था एक पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के इक्वल। ठीक है, ये ग्रेडियंट फाई की वैल्यू थी, ये इसका फार्मूला था। अब ये ग्रेडियंट फाई आपके पास दिया हुआ है, ये सारा वेक्टर यहाँ पर गिवन है। तो अब आप क्या करें, यहाँ ग्रेडियंट फाई की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट फाई आ जाएगा सारा इस तरह। दिस इम्प्लाइज, ग्रेडियंट फाई की जगह मैं लिखूंगा, यहाँ पर ग्रेडियंट फाई की जगह लिखेंगे हम 3x² y4 z7 कोमा, मैं आई जे के नहीं लिख रहा, मैं कोमा वाली नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप आई जे के भी लिख सकते हैं, कोमा भी लिख सकते हैं, दोनों काम चलेंगे। आगे आएगा 4x³ y³ z7 कोमा, और आगे आ गया जी आपके पास 7x³ y4 z6 इक्वल आ गया पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड। अब दोनों तरफ आप कंपेयरिंग कर लें तो जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ पर पहला कंपोनेंट पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स है, और इधर पहला कंपोनेंट ये है 3x² y4 z7। तो बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू 3x का स्क्वायर y4 z7। फिर दूसरे कंपोनेंट को भी आप कंपेयर करें। दूसरा कंपोनेंट है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, दिस इज पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू, यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट है 4x³ y³ z7। इसके बाद आप यहाँ पर तीसरे कंपोनेंट को कंपेयर करें। तीसरा कंपोनेंट है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड इक्वल टू, इधर तीसरा कंपोनेंट है 7x³ y4 z6। अब हमने चूँकि फाई कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स है, यानी ये डेरिवेटिव है फाई का, पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप जानते हैं कि जब डेरिवेटिव गिवन हो और फंक्शन मालूम करना हो तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और फंक्शन मालूम करना, तो आप फंक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं, डेरिवेटिव लेकर। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स। आम इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, इस तरह dx लिखते थे ऐसे, जब इंटीग्रेट करते थे ना फंक्शन को, यहाँ dx लिखते हैं।
क्योंकि ये पार्शियल इंटीग्रेशन है तो आप फिर डी एक्स नहीं लिखेंगे, पार्शियल एक्स लिखेंगे यहाँ पर। सही है, तो इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, और इधर भी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। इधर अब आप चूँकि याद रखें आप पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो y और z हैं और जो नंबर है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएंगे यहाँ पर। यानी यहाँ पर ये देखें ये 3 y की पावर 4 z की पावर 7 ये पहले इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और x की पावर 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी, पार्शियल इंटीग्रेशन। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये पार्शियल एक्स इसकी कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा पार्शियल फाई, यानी ऐसे रह जाएगा पार्शियल फाई। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं इस तरह फाई, क्योंकि पार्शियल और ये जो इंटीग्रल है ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर हैं, तो ज़्यादा मुश्किल में नहीं लेके जा रहा आपको। सिंपल इसको जब आप इसके आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको सिंपल आप लिखेंगे इस तरह फाई इक्वल टू ये आ जाएगा 3y की पावर 4 z की पावर 7 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक है, प्लस अब आप जानते हैं जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे वो कौन सा होगा वाला पता है? क्योंकि आप पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पार्शियल इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट आपने की है? एक्स के लिहाज से। जब एक्स के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई और जी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो नंबर सी, पहले आप इंटीग्रेशन में क्या करते थे सी ऐड करते थे, यहाँ पर सी नहीं ऐड करना। यहाँ पर आपने एक फंक्शन लेट करना है साई वन लेट कर लें, साई टू, G1 G2 कुछ भी नाम रख लें, और वो होगा फंक्शन वाई और जी का। जब एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन की है तो फिर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है वो फिर वेरिएबल वाई जी में होना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं? जब एक्स के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई और जी कांस्टेंट होंगे। जब वो कांस्टेंट होंगे तो फिर वो जो आपने यहाँ पर नंबर ये चीज़ ऐड करनी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो एज अ फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह लेट करेंगे उसको, सी नहीं लेट करना है, ए बी सी डी नहीं लेट करना। ये आपके पास 5 फंक्शन आ जाएगा, यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, y4 z7 एक्स क्यूब प्लस साई 1 yg, ठीक है। अच्छा, इसे आप 1 कह दें। अब इसी तरह ही जो इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पर इसको भी इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के विद रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो जब y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y इंटू पार्शियल y इक्वल टू यहाँ से 4x क्यूब z7 ये बाहर आ जाएगा, y क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये आपके पास इधर रह जाएगा सिंपल फाई, यहाँ पर ये आ जाएगा 4x क्यूब z7 और y क्यूब की इंटीग्रेशन होगी y4 ओवर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर वही बात है कि अब y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा x और z की शक्ल में, यानी यहाँ पर मैं लेट करूँगा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे साई 2 x, z, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये फाई आ जाएगा आपके पास x क्यूब y4 z7 प्लस साई 2 x, z, इसे आप 2 कह दें, ठीक होगी बात ये। अब लास्ट पार्ट को भी इंटीग्रेट कर लें। अब लास्ट पार्ट को इंटीग्रेशन किसके लिहाज से आप करेंगे? जाहिर सी बात है z के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। जब z के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे आएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल z इंटू पार्शियल जी इक्वल टू 7x क्यूब y4 और ये आ जाएगा z की पावर 6 की इंटीग्रेशन पार्शियल, यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा फाई इक्वल टू 7x क्यूब y4, z6 की इंटीग्रेशन होगी z7 ओवर z7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस मरतबा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा ऐड होगा? x और y के लिहाज से, यानी आएगा साई 3 x, y, 7 से कट जाएगा तो फाई की कीमत यहाँ से आ जाएगी x क्यूब y4 z7 प्लस साई 3 x, y। इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने देखें, आप गौर करें कि आपने तीनों क्वेश्चन से फाई की कीमत मालूम करनी है और फाई की जो कीमत है वो तीनों क्वेश्चन में आप गौर करें कि एक चीज़ तीनों में कॉमन है। वो पहला हिस्सा है एक्स क्यूब y4 z7 एक्स क्यूब y4 z7 एक्स क्यूब y4 z7। अब तीनों में फ़र्क कहाँ से है? तीनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो साई 1 है, ये जो फंक्शन है ये yg का है, यहाँ पर साई 2 फंक्शन xg का है, यहाँ पर साई 3 फंक्शन xy का है, ऐसे ही है ना बाकी, ठीक है। मतलब पहला हिस्सा सब में जो मेन जिसमें वेरिएबल आ रहे हैं एक्स क्यूब y4 z7 वो सब में एक जैसा है। तो अब आप क्या रहेंगे क्या यहाँ पर? अब हमने ये जो साई 1 है, ये जो साई 2 है, साई 3, इनकी वैल्यू मालूम करनी है और वो आसान है, मुश्किल नहीं। मैं अभी आपको बताता हूँ। आप लिखेंगे बाय इक्वेटिंग 1 and 2
बाय इक्वेटिंग 1 and 2। अगर 1 और 2 को इक्वेट कर लें आप, तो देखो जी इक्वेट करेंगे, इधर भी फाई है, इधर भी फाई है, ये वाला हिस्सा, ये वाला सेल्सियम है, तो इधर इसके पास है साई 1 वाई जी, और इधर क्या है साई 2 एक्स जी। ठीक होगी बात ये। इसे क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं ज़रा। अच्छा अब अगली बात सुने, क्वेश्चन नंबर 4 इसे कहते हैं, अब गौर कीजिएगा। मुझे बताएं कि ये साई 1 वाई जी है और ये साई 2 एक्स जी है, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? z। इसका मतलब ये दोनों हैं, ये एक नए फंक्शन z की शक्ल में लिखे जाएंगे, और उसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह, साई 4 फंक्शन ऑफ z। यहाँ लिख लेते हैं से का मतलब कि इसका नाम हम साई 4 z रख लेते हैं। इसी तरह आगे लिखेंगे आप बाय इक्वेटिंग 2 and 3। अब 2 और 3 को भी इक्वेट कर लें बाय इक्वेटिंग 2 and 3। 2 और 3 को इक्वेट करेंगे तो आप गौर करें, यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर भी फाई है, यहाँ पर भी फाई है, यहाँ पर x³ बाई 4 z7 है, यहाँ पर भी x³ बाई 4 z7 है, इधर साई 2 एक्स जी है, यहाँ पर साई 3 एक्स वाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आपने करना क्या है, साई 2 एक्स जी इक्वल है साई 3 एक्स वाई। अब इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? इन दोनों में वेरिएबल आपके पास कॉमन है जी x। इसका मतलब हम इसका नाम रख लेते हैं साई 5 एक्स। ठीक है, अब इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा गौर करें, क्या कोई चीज़ कॉमन नज़र आती है? वो वेरिएबल है, फंक्शन है z का, ये फंक्शन है x का, दोनों में फिर कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में सब में एक ही चीज़ कॉमन आ सकती है, कोई ना कोई नंबर कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो एट दी एंड असल में करना क्या है आपने, ये सारी फॉर्मेलिटी तुमने पूरी करनी है। आगे यहाँ से मुझे पता है आगे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि यार ये बाय इक्वेटिंग ये नहीं समझ आती उनको। ठीक है, अगर ये समझ आ जाए, ये लिखने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये लाइनें आपने लिखनी है, आपने जनाब ये लाइनें लिखनी है सारी कि 4 and 5 अगर आप इस तरह लिखते आ रहे हैं ये सारा, तो फिर आप ये लाइन लिखेंगे 4 and 5 ये फंक्शन है आपके पास z का और वो फंक्शन है x का। अब दोनों में वेरिएबल तो कोई एक जैसा कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो सकते हैं, इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये किसी कांस्टेंट c के लिए सेटिस्फाइड हो सकते हैं, सम कांस्टेंट c। अच्छा, तो अब मैं आगे क्या करूँगा, इन सब की जगह ना यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी c लिख दूँगा। और अगर आप ये बीच में से ये वाला स्टेप रिमूव करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप फिर ये लाइन लिखें। इसके बाद यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, 1 2 3 के बाद आप लिखेंगे 1 from 1 to 3, from 1 2 and 3 we can see that, yeah, we can observe that यहाँ से साई 1 वाई जी, यहाँ से साई 2 एक्स जी, साई 2 एक्स जी एंड, और यहाँ से साई 3 एक्स वाई, साई 3 एक्स वाई only satisfy for some constant c। आप ये लाइन लिख लें अगर वो चीज़ें आप नहीं लिखना चाहते तो। एक्चुअली असल कंसेप्ट तो यही है जो मैंने नीचे आपको बताया है, लेकिन चूंकि वो अगर आपको चीज़ मुश्किल लगती है तो फिर आप ये दरमियान का रास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कर लें। नहीं जी, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से सब में एक चीज़ तो शुरू में एक जैसी है, वो ये है x³ बाई 4 z7 जो हमारा मेन फंक्शन बनेगा। आगे यहाँ से फ़र्क था साई 1 साई 2 साई 3, और उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों में एक चीज़ कॉमन हो सकती है, क्योंकि तीनों में कोई भी वेरिएबल कॉमन तो नज़र नहीं आ रहा ना आपको। यहाँ पर वाई जी है, यहाँ पर एक्स जी है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो तीनों में कॉमन वेरिएबल कोई नहीं है। तो तीनों में फिर सिर्फ एक कांस्टेंट सी कॉमन हो सकता है कोई ना कोई। ठीक है, वो कांस्टेंट सी अब हम मालूम कर लेते हैं अभी। अच्छा,
तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास दिस सिंपलाइज हमारा जो फंक्शन फाई निकल के आ जाएगा ना, फाई एक्स वाई जी, वो आएगा ये। देखो जो तीनों में एक हिस्सा कॉमन है, एक्स क्यूब वाई 4 जेड 7 प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसे आप कह दें, अगर आपने ये इस तरह लिखा है तो ये 1 2 3, इसके बाद इसे क्वेश्चन नंबर 4 कह दें, या चलें स्टार कह लेते हैं इसे। अब इस स्टार से आपने सी निकालना है। क्या निकालना है? सी। टू फाइंड सी वी यूज एक इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है, ये है फाई ऑफ -1 0 1 किसके बराबर है? 2 के। फाई ऑफ -1 0 1 किसके बराबर है? 2 के। तो इस कंडीशन के मुताबिक आपने x की जगह यहाँ पर -1 पुट कर दें, y की जगह 0 पुट कर दें, z की जगह 1 पुट कर दें, ऐसे ही है। तो ये आ जाएगा x की जगह -1 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, z की जगह 1 पुट कर दिया। इधर भी आप यही पुट करें, x की जगह -1, y की जगह 0, 0 की पावर 4 और z की जगह 1, 1 की पावर 7 प्लस कॉन्स्टेंट c। अच्छा, अब ये सारा किसके बराबर है? फाई ऑफ -1 0 1, ये सारा किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 इक्वल टू, ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी? देखिए 0 की पावर 4 है, ये सारा 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0 प्लस सी। तो सी की कीमत आ गई 2। नहीं जी, ये कांस्टेंट सी निकला है, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। दिस इम्प्लाइज हमारा जो फाई फंक्शन है वो ये है, एक्स क्यूब वाई 4 जेड 7 प्लस कॉन्स्टेंट 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपने क्या करना है, ग्रेडियंट फाई की का फार्मूला लिखना है, फिर जो आमने सामने वाले कंपोनेंट हैं उनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद जस्ट इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन के बाद जो सारा प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन सेम है। कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे लाजमन आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करवाना तो यहाँ पर बस की बात नहीं है। ठीक है, जो मुश्किल हो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।